तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेल के ऊपर थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है एंड सेल के थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इसके बाद टाइप्स ऑफ सेल्स। ओके, तो सेल के कितने टाइप होते हैं? सेल के दो टाइप होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, सो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं एंड यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, उसे एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ प्रोकैरियोटिक सेल। अच्छा, तो नाम से क्या पता चलता है? प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। तो याद रखना, क्या बोला मैंने? कैरियोटिक मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। प्रो मतलब प्रिमिटिव, मतलब कि अभी बना नहीं है, तो न्यूक्लियस कंप्लीटली बनने के पहले का फेस, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। तो ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस इज़ नॉट वेल डिफाइंड, मतलब जिसमें न्यूक्लियस अच्छे से बना ना हो, या फिर जिसका सेल मेम्ब्रेन, जिस सेल के अंदर न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन ना हो, सॉरी बट न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ओके, तो जिसके अंदर न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन ना हो, तो वो सेल क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। और इस टाइप के सेल कहाँ पे पाए जाते हैं? बैक्टीरिया के। ओके, तो बैक्टीरिया इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो अब आगे हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का। तो जैसा आप देख सकते हैं, डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है। तो वैसे मेरे डायग्राम इतने अच्छे नहीं हैं, बट कंसिडर कर लेना। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, दैट इज़ द क्रोमोसोम। ये जो दिख रहे गोले गोले, दिस आर राइबोसोम्स। ठीक है, एंड ये हमारा है प्लास्मिड। ये हमारे जो हैं फूड ग्रेन्यूल्स, आप इसे देख सकते हैं कि इट्स लाइक ए डार्क लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये सारे क्या है? फूड ग्रेन्यूल्स हैं। ये ऑल ओवर द फैले रहते हैं। ओके, मतलब पूरे सेल के अंदर रहते हैं इस प्रोकैरियोटिक सेल्स में। देन ये जो लिक्विड टाइप, सेमी लिक्विड टाइप मेम्ब्रेन है साइटोप्लाज्म। देन ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये जिसे जो बैक्टीरियास रहते हैं मूव करते हैं, वो होता है, ये है फ्लैजेला, इसे फ्लैजेलम भी बोलते हैं। देन अब इसके बाद इसमें बाउंड्री देख सकते हैं कि सबसे बाहर की बाउंड्री है कैप्सूल, देन उसके अंदर है सेल वॉल, देन उसके इनर वाली बाउंड्री है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये जस्ट स्ट्रक्चर था। अब इसके हम ऊपर हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको दिख रहा है कि इस सेल के अंदर 3 बाउंड्रीज है। ठीक है, तो मतलब 3 बाउंड्रीज हैं, 3 लेयर्स हैं। जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, आउटर लेयर है, उसे बोलते हैं कैप्सूल। ठीक है, तो याद रखना उस लेयर को बोलते हैं कैप्सूल। देन उसके अंदर जो लेयर, जो मिडल वाली लेयर है जो दिख रही है, वो है सेल वॉल, उसे क्या बोलते हैं? सेल वॉल। देन जो थर्ड, जो इनर मोस्ट है, ठीक है, जो इनर मोस्ट लेयर है सेल की, उसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन किससे बना रहता है? प्लाज्मा का, तो इसके लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो अगर वो किसी न्यूक्लियस के आसपास बना हो तो उसे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बनेंगे बोलेंगे। राइबोसोम्स का अगर कोई मेम्ब्रेन बना इससे, तो उसे बोलेंगे राइबोसोम मेम्ब्रेन। ठीक है, इसी तरीके से ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है? फ्लैजेला, इसे फ्लैजेलम भी बोलते हैं। इसका यूज़ करके जो भी बैक्टीरिया है वो अपने आप को मूव कराता है। ठीक है, देन नेक्स्ट पार्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? एक सेमी लिक्विड टाइप स्ट्रक्चर है जो कि ऑलमोस्ट इंटायर ऑफ द बॉडी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, मतलब इंटायर ऑफ द सेल वो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ऑलमोस्ट एवरी पार्ट जो ऑक्यूपाई करता है वो साइटोप्लाज्म ही रहता है। जो सेमी लिक्विड रहता है उसका कोई कलर नहीं रहता है। ठीक है, कलरलेस रहता है। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया साइटोप्लाज्म। देन आते हैं व्हाट इज़ क्रोमोसोम। ओके, तो यहाँ पे क्या है? सिंगल क्रोमोसोम रहता है, बराबर, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, जिसको बोलते हैं डीएनए। अच्छा, तो याद होगा आपको, हम बताया था कि सेल कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटायर बॉडी। तो इंटायर बॉडी का इन्फॉर्मेशन किस में रहता है? डीएनए। तो यहाँ पे भी डीएनए रहता है, बट यहाँ पे क्या रहता है? सिंगल सेट ऑफ डीएनए। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स रहते हैं वहाँ पे सिंगल सेट ऑफ डीएनए रहता है, लाइक 1 2 3 4। बट जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें क्या, इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 के फॉर्म में क्या रहते हैं? क्रोमोसोम्स रहते हैं, डीएनए रहते हैं। जैसे कि 2 4 6 8, ऐसा नहीं कि 1 3 ऐसा रहेंगे, नहीं, इवन नंबर सब। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। तो ये इसके अंदर डीएनए रहता है उस बैक्टीरिया का, जो उसके अबाउट पूरा इन्फॉर्मेशन कंटेन करके रखता है कि क्या है, कैसा है। ओके, वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया या फिर जो भी सेल है। देन राइबोसोम।
तो यहाँ पे जो राइबोसोम है, तो राइबोसोम एक तरीके का सेल ऑर्गेनल है, बट ये यहाँ पे है नहीं क्योंकि इसका खुद का ओन मेम्ब्रेन नहीं है। अगर इसका खुद का मेम्ब्रेन रहता तो इसे हम कम्प्लीटली कहते हैं कि हाँ ये एक सेल ऑर्गेनल है। बट याद रखना, जो भी हमारा ये प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट रहता है। सेल ऑर्गेनल्स लाइक क्या समझते हो आप लोग? तो सेल ऑर्गेनल्स मतलब कि जैसे कि न्यूक्लियस, कम्प्लीटली न्यूक्लियस तो है नहीं इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि इसका मेम्ब्रेन नहीं है, तो इसके लिए वो सेल ऑर्गेनल्स में नहीं कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पे भी इसका खुद का मेम्ब्रेन नहीं है, तो इसके लिए भी सेल ऑर्गेनल्स में नहीं कंसिडर किया जाएगा। बट राइबोसोम हम लोग जानते हैं कि एक तरीके का सेल ऑर्गेनल का पार्ट है। वैसे ये जो डीएनए है वो न्यूक्लियस का पार्ट है, बट वो न्यूक्लियस नहीं है और ये राइबोसोम है, बट इसका खुद का ओन मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। इसके लिए ये प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है। अब एक बात क्या है, देखो यार, जो राइबोसोम होता है वो किसके लिए यूज़ होता है? फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने के लिए, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का, ठीक है। और देन आता है नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड जो है वो इस सेल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पता है क्यों? क्योंकि प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, मतलब इसके अंदर एक तो खुद का उसका डीएनए है सेल बॉडी का, उसके अलावा भी एडिशनल डीएनए हैं, एडिशनल क्रोमोसोम है, ठीक है। तो वो डीएनए क्या कंटेन करते हैं? वो डीएनए के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन रहती है, ठीक है। तो इसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहती है, तो उस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की वजह से वो अपने बॉडी को क्या करता है? रजिस्ट कराता है, ठीक है। तो बैक्टीरियल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है ताकि ये जो बैक्टीरियल सेल है, या ठीक है, तो ये जो भी प्रोकैरियोटिक सेल है वो जो भी केमिकल रिएक्शंस होंगे, जैसे कि हम लोग दवा खाते हैं, कुछ खाते हैं, तो उनको रजिस्ट करने के लिए इसके अंदर जो डीएनए रहता है वो इनको हेल्प करता है, उनको किल होने से, ठीक है। तो प्लाज्मिड भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार। देन फूड ग्रैन्यूल्स, तो ये जो फूड ग्रैन्यूल्स है जो कि फूड रहते हैं, ठीक है, जो इन बैक्टीरिया के लिए रहते हैं, तो वो ओवरऑल द सेल में भी प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मैं वापस से एक बार बता देता हूँ, कैप्सूल मतलब क्या? आउटर लेयर, सेल वॉल मिडल लेयर, सेल मेम्ब्रेन इनर लेयर, ठीक है, इनर मोस्ट लेयर। देन इसका फ्लैजेला, जिसकी वजह से वो लोग मूव करते हैं। क्रोमोसोम, सिंगल सेट ऑफ डीएनए रहता है, ठीक है, जो उनके पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन अबाउट द बॉडी की, मतलब कैसा स्ट्रक्चर रहेगा, कैसा शेप रहेगा, वो सारा इन्फॉर्मेशन इसमें रहेगा। देन राइबोसोम, राइबोसोम किसके लिए यूज़ होते हैं? फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। देन प्लाज्मिड, प्लाज्मिड में क्या रहता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जिसकी वजह से वो अपने बॉडी को रजिस्ट करते हैं। और इसके अंदर एक एम्प्टी इन्फॉर्मेशन भी रहता है, जिसकी वजह से फास्टर डिवीज़न करते हैं। क्या? फास्टर डिवीज़न ऑफ इट्स बॉडी, ठीक है। तो मतलब ये जो सेल है, एक से ज़्यादा सेल, एक से मल्टीपल सेल डिवाइड होने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन रहता है वो इसके अंदर रहता है, ठीक है, प्लाज्मिड के अंदर। और ये फूड ग्रैन्यूल्स, यहाँ तक समझे? तो अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ, जो है यूकैरियोटिक सेल, ओके। तो यूकैरियोटिक से बढ़ने से पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने थोड़ा इन्फॉर्मेशन लिखा है, आपको एग्ज़ाम के लिए हेल्प होगी। जैसे कैप्सूल आउटर लेयर होता है, ये मिडल लेयर होता है, सेल मेम्ब्रेन इज़ द इनर मोस्ट लेयर, ठीक है। वो प्लाज्मिड मेम्ब्रेन भी बोलते हैं क्योंकि वो मेडअप ऑफ होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है। क्रोमोसोम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल है, उसके अंदर क्या कंटेन रहता है? इंटायर इन्फॉर्मेशन ऑफ द बॉडी, डीएनए की उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, शेप कैसा रहता है, ठीक है। सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम रहता है, ठीक है। देन अंदर आता है राइबोसोम। राइबोसोम किसके लिए यूज़ होता है? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। इसका खुद का ओन मेम्ब्रेन नहीं होता और ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। प्लाज्मिड क्या होते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं, ठीक है। ऑल्सो हैज़ इम्पैक्ट टू स्पीड अप डिवीज़न, तो इनके अंदर एक इम्पैक्टर होते हैं जो कि फटाफट डिवीज़न करने में हेल्प करते हैं। एंड देन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू रजिस्ट अगेंस्ट द केमिकल, ठीक है। तो इनके अंदर कोई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहती है प्लाज्मिड के अंदर, जिसकी वजह से वो केमिकल से रजिस्ट कराते हैं। देन फ्लैजेला, ऑलरेडी बता दिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिससे वो मूव करते हैं। देन आते हैं साइटोप्लाज्म, जो कि सेमी लिक्विड टाइप में रहता है, पूरे ओवरऑल द सेल में मोस्टली प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे फुल्ली डिस्कस करेंगे, फिलहाल के लिए देख लो। देन आता है यूकैरियोटिक सेल। जो यूकैरियोटिक सेल्स रहते हैं ना, नाम से पता चल रहा है क्या? यू मतलब ट्रू, या फिर बोल सकते हैं वेल डिफाइंड, ठीक है। यू मतलब ट्रू या वेल डिफाइंड या फिर प्रॉपर, ठीक है। तो प्रॉपरली वेल डिफाइंड इनका जो रहता है वो न्यूक्लियस रहता है, मतलब इसमें सेल मेम्ब्रेन रहता है, ठीक है। तो आप एक डिफरेंस देख सकते हो, ठीक है।
इसके अंदर क्या रहता है, ये यूकैरियोटिक मतलब ट्रू और प्रो मतलब प्री डिफाइंड, ठीक है, या फिर नॉट वेल डेवलप्ड। तो इस तरीके से आप इसे डिफरेंस निकाल सकते हो कि इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन रहता है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन नहीं रहता है, ठीक है, इसके न्यूक्लियस में, ठीक है। तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नॉट सेल मेम्ब्रेन, इट इज़ अ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इज अवेलेबल। सो न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन रहता है न्यूक्लियस का, तो इसके लिए वो क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक में इसके पास मेम्ब्रेन नहीं रहता है, इसके लिए वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं रहता है, इसके लिए वो प्रोकैरियोटिक होता है। देन इसके बाद आपको पता होगा कि मैंने बताया था प्रोकैरियोटिक के अंदर सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, बट यूकैरियोटिक में सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जिसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो और भी डिफरेंसेस हैं जो मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। अभी टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स में भी दो टाइप होते हैं, प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स, ओके। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्लांट सेल्स के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है प्लांट सेल का। तो सबसे पहले एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा क्या स्ट्रक्चर है। तो ये जो दिख रहा है ये हेक्सागोनल शेप लाइक, ठीक है। तो ये हमारा प्लांट सेल है। अब प्लांट सेल के अंदर ये जो राइट साइड में जो भी मैंने चीज़ें लिखी हैं ये कॉमन है, किसके साथ कॉमन है, एनिमल सेल के साथ। याद रखना ये जो राइट वाली चीज़ें हैं वो एनिमल सेल के साथ कॉमन है, और जो लेफ़्ट वाली चीज़ें हैं वो एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। तो याद रखना अगर आपको डिफरेंस लिखना है तब डायरेक्टली लिख सकते हो कि देखो यहाँ पे सेल वॉल रहता है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं रहता है, ठीक है। प्लास्टिड इज़ अवेलेबल, प्लास्टिड इज़ नॉट देयर, ठीक है। प्लास्टिड इज़ प्रेजेंट, प्लास्टिड इज़ एब्सेंट इन द एनिमल सेल, ठीक है। देन यहाँ पे देखो लार्ज वैक्यूल, तो प्लांट सेल में क्या होता है, लार्ज वैक्यूल्स रहते हैं, ठीक है। देन माइटोकॉन्ड्रियन, सॉरी बट माइटोकॉन्ड्रियन को हम लोग राइट में लिखेंगे बिकॉज इट इज़ अवेलेबल इन द एनिमल सेल एज वेल, ओके। तो माइटोकॉन्ड्रियन, ठीक है। तो देखो क्या क्या चीज़ें नहीं है वहाँ पे, लार्ज वैक्यूल नहीं होता है एनिमल सेल के पास, प्लास्टिड्स नहीं होते हैं, सेल वॉल्स नहीं होते हैं। डिक्टियोजोम, डिक्टियोजोम रहता है बट इसका नाम क्या रहता है, अलग रहता है, उसको हम लोग कुछ और ही बोलते हैं, उसको बोलते हैं गोल्गी बॉडी, ठीक है। तो जो आगे हम देखने वाले हैं, तो जो एनिमल सेल है उसमें रहते हैं गोल्गी बॉडी, बट यहाँ पे उसका नाम क्या है, डिक्टियोजोम, जो कि स्ट्रक्चर सेम रहते हैं, ठीक है। अब राइट में देखो, तो राइट में जो है वो दोनों में कॉमन है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं। तो व्हाट इज डिक्टियोजोम, डिक्टियोजोम क्या है, इट इज सेम एज लाइक अ व्हाट, इट इज सेम एज लाइक अ गोल्गी बॉडी इन अ एनिमल सेल, ओके। तो देखो अब इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। तो इसमें सबसे ऊपर लेयर क्या रहती है, सेल वॉल, देखा। तो पहले हम लोग कवर से करते हैं, ठीक है। तो सबसे जो आउटर लेयर है वो क्या है, सेल वॉल है। देन इस सेल वॉल के अंदर जो नेक्स्ट लेयर है दैट इज अ सेल मेम्ब्रेन, ओके। बट एनिमल सेल में डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है, ठीक है। देन ये जो दिख रहे हैं प्लास्टिड्स, ओके। सो यहाँ पे ये देख रहे हो प्लास्टिड है जो कि इस सेल में है, ठीक है, प्लांट सेल में है, बट ये एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते, ओके। तो प्लास्टिड क्या है इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले, क्योंकि ये क्या है, सेल ऑर्गेनल्स है, ठीक है। तो ये सेल ऑर्गेनल्स में आते हैं। तो इसके अंदर जो भी देख रहे हैं आप, ठीक है, तो आगे आपको बताता हूँ सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से। लार्ज वैक्यूल, ये हमारा सेल ऑर्गेनल नहीं है, ठीक है। तो ये जो वैक्यूल है, ठीक है, ये इसे ध्यान से देखो, ये जो वैक्यूल है ये एक स्पेस रहता है, ठीक है, सेल के अंदर जहाँ पे कुछ भी रहता नहीं है, ओके, मतलब एम्प्टी स्पेस रहता है। ये जो वैक्यूल है ये प्लांट में बहुत बड़ा रहता है बट एनिमल में बहुत ही छोटा रहता है, ठीक है, या फिर नहीं भी रहता। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये एनिमल सेल में रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता, बट प्लांट सेल में ऑब्वियसली बहुत लार्ज शेप में रहता है, ठीक है। तो इसके लार्ज शेप की वजह से ये जो साइटोप्लाज्म है, देखो आप, ये जो सेमी लिक्विड टाइप साइटोप्लाज्म है, ये पूरा ओवरऑल द टूवर्ड द मेम्ब्रेन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब पुश्ड हो जाते हैं, और इसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो भी क्या, टूवर्ड द मेम्ब्रेन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, पुश्ड हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझे। अब ये जो स्ट्रक्चर है सेप्लाई, ठीक है,
तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इट्स अ पावर हाउस ऑफ सेल जहाँ से एनर्जी जनरेट होती है। ओके, सो अब यहाँ पे देखो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस है, इसका देखो अच्छा खासा मेम्ब्रेन है जो है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से देखो ये जो स्पेस है उस स्पेस में से क्या निकला हुआ है, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसा लग रहा है कोई नेटवर्क है। ठीक है, जो कि बहुत ही स्मॉल रहता है, जिसको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए रहता है। तो यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं हम लोग, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप के रेटिकुलम होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसका नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों है? एंडो मतलब इनर, प्लाज्मिक मतलब मेड अप ऑफ या फिर इनसाइड द साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम मतलब नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो within a cytoplasm there is a network like structure, that's why it's called as endoplasmic reticulum। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ रफ टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके लिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बट ये रफ क्यों है? क्योंकि वहाँ पे क्या अटैच्ड हैं, इनके सरफेस पे राइबोसोम्स। अगर राइबोसोम्स अटैच्ड हैं उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे तो उसे बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में अगर वहाँ पे राइबोसोम दिखा तो वो होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके सरफेस। यहाँ पे देखो यहाँ पे राइबोसोम उस पर अटैच नहीं है, तो इसके लिए क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, न्यूक्लियस दिख रहा है, वेल डिफाइंड, सेल मेम्ब्रेन, इनर पार्ट, लार्ज वैक्यूल्स हो गए। ठीक है, प्लास्टिड्स हो गए। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस प्लांट सेल। ओके, और ये डिक्टियोसोम जो है इट्स लाइक अ गोल्गी बॉडी एज इन द एनिमल सेल, बट इट्स नेम इज़ डिफरेंट। ओके, तो आगे पढ़ते हैं हम लोग एनिमल सेल के बारे में। तो अब जैसा कि देख सकते हो ये किसका स्ट्रक्चर है, एनिमल सेल का। तो इसमें भी देखो ये जो लेफ़्ट साइड में है ये कॉमन पार्ट है इसका एज दैट ऑफ द प्लांट सेल। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन पता ही है, तो इसमें खाली सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल नहीं होता है जैसे कि प्लांट में होते हैं। देखो यहाँ पे न्यूक्लियस, वहाँ पे भी न्यूक्लियस था, यहाँ पे भी न्यूक्लियस। देखो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया है, वहाँ पे भी था। देखो यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और एक चीज़ मैं लिखना भूल गया, जो कि ये वाला जो पार्ट, ये जो दिख रहा है यहाँ पे लाइक कांटे लगे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है, बट वो डॉट 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 स्ट्रक्चर वहाँ पे रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे राइबोसोम अटैच हो जाता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। तो इसके लिए ये होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तब होता है जब इसके ऊपर राइबोसोम अटैच ना हो। देन इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस ऑफ सेल है। ठीक है, न्यूक्लियस जो कि इसमें भी अवेलेबल है, वहाँ भी अवेलेबल है। तो ये जो सारे पार्ट हैं, और साइटोप्लाज्म, तो ये जो सारे पार्ट है वो प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं। तो ऐसे पार्ट जो खाली एनिमल सेल में पाए जाते हैं वो कौन से हैं? सेंट्रियोल्स, लाइसोसोम, स्मॉल वैक्यूल एंड गोल्गी बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्मॉल वैक्यूल की बात हुई, तो स्मॉल वैक्यूल मतलब क्या? स्मॉल स्पेस। तो ये भी, तो मैंने जैसे कि पहले बोला था कि एनिमल सेल में ये जो वैक्यूल्स होते हैं छोटे होते हैं, प्लांट सेल में बहुत ही बड़े होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल स्पेस कवर कर लेते हैं। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे गोल्गी बॉडी है, वहाँ पे क्या था हमारा प्लांट सेल में? तो प्लांट सेल में हम उसको क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम। ओके, तो अब यहाँ पे ये देखते हैं, ये सेंट्रियोल्स है, लाइसोसोम। ठीक है, तो वहाँ पे राइबोसोम होते थे, बट लाइसोसोम प्लांट सेल में नहीं पाया जाता, ये खाली एनिमल सेल में पाया जाता है। ठीक है, तो अब इन सारे ये क्या है, सेल ऑर्गेनल्स है ये भी। ठीक है, तो इन सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम डिस्कस किए हैं नीचे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब आगे आते हैं पार्ट्स ऑफ द सेल। तो सबसे पहले आता है कवरिंग। ठीक है, तो सेल को कवर करने के लिए दो चीज़ें होती है, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। ठीक है, तो जो कवर होता है सेल का, तो वो किससे कवर होता है? सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल से। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ द सेल में याद रखो, सबसे पहला सेल कवरिंग है, देन इसके बाद न्यूक्लियस है एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो हम लोग इस ऑर्डर में जाएंगे, पहले कवरिंग देखेंगे, देन साइटोप्लाज्म, देन एंड में न्यूक्लियस देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। ओके, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाए जाते हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में, बट जो सेल वॉल है वो इसमें नहीं पाया जाता। सेल वॉल किस में पाया जाता है? वो खाली प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है,
तो सेल मेम्ब्रेन इज़ अ सिलेक्टिव परमिएबल। तो सिलेक्टिव परमिएबल मतलब क्या? तो जो सेल मेम्ब्रेन है जो, वो सिलेक्टिव परमिएबल मतलब कि वो सारी चीज़ों को अलाउ नहीं करता है बॉडी के, मतलब सेल के अंदर जाने के लिए और सेल से बाहर आने के लिए। तो वो क्या, कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंस को ही अलाउ करता है कि वो इनसाइड एंड आउटसाइड जा सकते हैं फ्रॉम द सेल। बट इन केस ऑफ सेल वॉल वो सारी चीज़ों को अलाउ करता है जो कि डिजॉल्वेबल, जो कि डिजॉल्व में रहे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी सॉलिड आके घुस जाए अंदर, ऐसा नहीं होता। तो वो डिजॉल्व फॉर्म में रहना चाहिए, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस। तो आगे क्या दिया, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। तो सेल मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, क्योंकि वो मेड अप ऑफ द प्लाज्मा है, ठीक है। और ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन इज अ लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। ओके, देन सेल वॉल क्या है, फ्रीली परमेएबल है। इट इज़ नॉन लिविंग पार्ट। नॉन लिविंग पार्ट क्यों, क्योंकि वो सेल्यूलोज से बना है जो कि नॉन लिविंग होता है, ठीक है। तो ये था हमारा सेल मेम्ब्रेन है सेल वॉल के बारे में, ठीक है, और जो कि सेल वॉल प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। ओके, तो आते हैं अपने नेक्स्ट लेवल की तरफ, दैट इज़ साइटोप्लाज्म। तो हम लोग ने कवरिंग देख लिया सेल की कवरिंग, अब आते हैं साइटोप्लाज्म के ऊपर। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक लिक्विड टाइप स्ट्रक्चर रहता है, चिपचिपा टाइप, ठीक है, सेमी लिक्विड, ठीक है, और ऑक्यूपाइज ऑलमोस्ट ऑल स्पेस ऑफ सेल। तो ऑल स्पेस ऑफ सेल मतलब ऑलमोस्ट हर एरिया में पाया जाता है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म ऑलमोस्ट हर एक स्पेस को कवर करता है सेल का, ठीक है। साइटोप्लाज्म इज कलरलेस, पार्शली ट्रांसपेरेंट एंड वाटरी। तो मतलब ये कलरलेस रहता है, थोड़ा थोड़ा ट्रांसपेरेंट भी रहता है, एंड वाटरी से वाटरी कलर में रहता है। वाटर का कलर जानते ही कि वाटर का कोई कलर नहीं होता, उसी टाइप में रहता है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर मोस्ट ऑफ द सारे रिएक्शन होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर ही, ठीक है। ऑलवेज सम मूवमेंट इन इट द सेल। तो जो भी साइटोप्लाज्म है उसके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ मूवमेंट रहता ही है सेल में, ठीक है। अब आगे आते हैं सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनल्स के बारे में आगे हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो मैंने क्या बोला था, एंडो मतलब इनर, प्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम मतलब नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। तो इनसाइड द साइटोप्लाज्म नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, दैट्स कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसा कि यहाँ पे मैंने दिखाया है, तो ये जो है दिस इज आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो टाइप के होते हैं, देखो यहाँ पे स्मूथ एंड रफ। तो ये जो डॉटेड डॉटेड पार्ट दिख रहा है ये रफ है। रफ क्यों है, क्योंकि वहाँ पे राइबोसोम है, ठीक है, तो इसके लिए रफ जैसा दिखता है, तो इसके लिए इसका नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहाँ पे राइबोसोम नहीं रहते हैं उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहते हैं ये बहुत ही फाइन रहते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, और इनको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो विदाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम उसको देख भी नहीं सकते। तो स्टार्ट फ्रॉम मेम्ब्रेन टू टिल न्यूक्लियस। तो देखो इसका देख सकते हो कि ये कहाँ से कहाँ जाता है। तो मतलब ये न्यूक्लियस से स्टार्ट होके ऑलमोस्ट टिल द एंड ऑफ द, मतलब मेम्ब्रेन को टच करता है, न्यूक्लियस से लेके मेम्ब्रेन को टच करता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है, ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है, मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। तो मतलब बॉडी सेल के अंदर एक पार्ट से लेके दूसरे पार्ट तक हर एक चीज़ को मटेरियल प्रोवाइड करने का काम किसके थ्रू होता है, थ्रू द रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो स्टार्ट फ्रॉम मेम्ब्रेन टू टिल द न्यूक्लियस इट्स रेंजेस, ठीक है। रफ व्हेन राइबोसोम अटैच्ड, स्मूथ विदाउट द राइबोसोम, ठीक है। इट सपोर्ट अ पाथवे फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर पार्ट। अगला पार्ट क्या है, राइबोसोम, ठीक है। अब जैसे कि पहले ही बताता, राइबोसोम किसके लिए होते हैं, फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो जैसा कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, यस, ठीक है। तो राइबोसोम प्रेजेंट इन अ साइटोप्लाज्म फ्रीली और अटैच्ड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो या तो जो राइबोसोम है वो फ्रीली इसमें पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में कहीं भी, या तो अटैच्ड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमेशा उसके साथ अटैच फॉर्म में ही रहते हैं, ठीक है। तो अगला हमारा देखते हैं ऑर्गेनल्स, जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका जो शेप है वो कैसा रहता है, या तो रॉड शेप में रहेगा या तो स्फेरिकल रहेगा, ठीक है। मतलब या तो गोला रहेगा या तो
रॉड जैसा, डंडे जैसा, ठीक है। इट्स ए डबल वॉल्ड बैग्स, ठीक है। तो ये कैसे रहता है, डबल वॉल्ड बैग्स से जैसा रहता है, ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहीं से एनर्जी मिलती है सेल को, ठीक है। इन बोथ इट इज़ अवेलेबल, मतलब क्या, ये सेल में भी पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया जाता है एंड प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है। देन माइटोकॉन्ड्रिया अलाउज सेल रेस्पिरेशन, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही सेल का रेस्पिरेशन होता है। तो रेस्पिरेशन की वजह से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो स्टोर्ड की जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहीं से हमारा क्या जनरेट होता है, एनर्जी, और उस एनर्जी को सेल क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है, ठीक है। तो जो आगे के ऑर्गेनल्स है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, अभी के लिए बाय बाय।